वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करेंगे यूनिट सेकंड का टॉपिक अ रीज़न फॉर द फेलियर ऑफ बोर मॉडल। बोर ने क्या बताया भाई कि जो इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस के चारों ओर एक डेफिनेट और सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व करता है। लेकिन ये कॉन्सेप्ट फेल हुआ था क्योंकि डेफिनेट पाथ तभी आ सकता है जब हम क्या करें, मोमेंटम और पोजीशन दोनों को निकाल सके, प्रिसाइजली एक्यूरेट वैल्यू उसकी निकाल सके। लेकिन ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि अगर पोजीशन निकालते हैं तो मोमेंटम का पता नहीं चलता, मोमेंटम निकालते हैं तो पोजीशन का। मतलब जो कॉन्सेप्ट है अपना कि जो सर्कुलर पाथ होता है न्यूक्लियस के चारों ओर, वो फेल हो गया। यानी बोर मॉडल जो मॉडल था अपना वो फेल हो गया। क्या है टॉपिक का नाम? रीजन फॉर द फेलियर ऑफ बोर्स मॉडल ऑफ एन एटम। क्या कारण था कि बोर का मॉडल था जो एटम का वो फेल हो गया। बोर ने क्या बताया भाई कि इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन क्या करता है, चार्ज पार्टिकल मूव करता है वेल डिफाइंड सर्कुलर पाथ में अराउंड द न्यूक्लियस। अकॉर्डिंग टू बोर, इलेक्ट्रॉन was considered as a, क्या कंसीडर किया आपने? इलेक्ट्रॉन को चार्ज पार्टिकल। अकॉर्डिंग टू बोर, इलेक्ट्रॉन वाज कंसिडर्ड एज अ चार्ज पार्टिकल। चार्ज पार्टिकल है इलेक्ट्रॉन जो क्या करते हैं, मूविंग इन वेल डिफाइंड सर्कुलर ऑर्बिट। मूविंग इन वेल डिफाइंड सर्कुलर ऑर्बिट। किसके अराउंड? अराउंड द न्यूक्लियस। क्या बताया भाई बोर ने कि जो इलेक्ट्रॉन है वो एक चार्ज पार्टिकल है जो न्यूक्लियस के चारों ओर निश्चित सर्कुलर ऑर्बिट में, सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व करता है। ठीक है, लेकिन बोर मॉडल ने वेव करैक्टर को कंसीडर नहीं किया। बोर मॉडल डज नॉट कंसीडर द वेव करैक्टर ऑफ इलेक्ट्रॉन। मॉडल does not consider the wave character of electron। देखो भाई, सबसे पहले तो रदरफोर्ड का मॉडल आया। रदरफोर्ड के मॉडल के बाद वैसे थॉमसन मॉडल भी आया, उसके बाद रदरफोर्ड मॉडल आया। रदरफोर्ड मॉडल में जो कमियां थी उन कमियों को किसने इंप्रूव किया? बोर मॉडल ने। बोर ने बहुत कुछ बताया भाई। ऑर्बिट दिया। ऑर्बिट क्या होता है? सर्कुलर पाथ होता है न्यूक्लियस के चारों ओर जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है। लेकिन जैसे ही अपने पास ड्यूअल नेचर आया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का कि जो माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन वो वेव की तरह भी बिहेव करते हैं और पार्टिकल की तरह भी। और दूसरा आया हेसनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल जो ये कहता है ना तो पोजीशन और मोमेंटम दोनों एक ही समय पे एग्जैक्ट वैल्यू में नहीं निकाले जा सकते। जैसे ही वो यहाँ पे कंसीडर किए गए तो जो अपना बोर मॉडल है वो फेल हो गया क्योंकि बोर ने तो सिर्फ पार्टिकल नेचर लिया था भाई उसका, इलेक्ट्रॉन का। तो वही लिखा है भाई, बोर ने क्या कहा कि इलेक्ट्रॉन है वो चार्ज पार्टिकल है जो रिवॉल्व करता है न्यूक्लियस के चारों ओर सर्कुलर फिक्स्ड पाथ में। तो बोर मॉडल ने क्या कंसीडर नहीं किया था? वेव करेक्टर। मोर ओवर, ऑर्बिट क्या है? वेल डिफाइंड सर्कुलर पाथ है। और ये तभी पॉसिबल हो सकता है जब हम पोजीशन और मोमेंटम इलेक्ट्रॉन की एग्जैक्टली निकाल सकते हैं और साइमल्टेनियसली। ठीक है। मोर ओवर, एन ऑर्बिट इज वेल डिफाइंड पाथ। ऑर्बिट क्या है? सर्कुलर पाथ बताया ना जो न्यूक्लियस के चारों ओर। ये क्या है? वेल डिफाइंड पाथ है। और ये तभी संभव हो सकता है एंड इट इज पॉसिबल ओनली इफ, केवल तब पॉसिबल हो सकता है कब? इफ बोथ द पोजीशन एंड
मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन की ये कभी पता क्या है, जो वेल डिफाइंड पाथ है ना वो तभी संभव हो सकता है जब हम क्या करें, इलेक्ट्रॉन की पोजीशन और मोमेंटम दोनों को एक ही समय पे एग्जैक्ट वैल्यू में निकाल सकते हैं, ठीक है। एंड इट इज पॉसिबल ओनली इफ बोथ द पोजीशन एंड मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नॉन एग्जैक्टली एंड साइमल्टेनियसली। अगर हम क्या जान सके एक ही समय पे एग्जैक्ट वैल्यू पोजीशन और मोमेंटम की। लेकिन हेसनबर्ग ने क्या बताया था भाई कि ये संभव नहीं है एक ही समय पे हम दोनों को निकाल सके। तो वो क्या किया, बट अकॉर्डिंग टू हेसनबर्ग प्रिंसिपल it is not possible to determine position and momentum of a charged particle exactly and simultaneously। बोर ने बताया भाई, देखो पता क्या कह रहे हैं, जो बोर है, बोर ने बताया कि इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है सर्कुलर पाथ में न्यूक्लियस के चारों ओर। ये तभी संभव होगा जब हम पोजीशन और मोमेंटम दोनों को इकट्ठा एग्जैक्ट वैल्यू में निकाल सके। हेसनबर्ग ने क्या बताया था, ये संभव ही नहीं है कि पोजीशन और मोमेंटम एक ही समय पे निकाल ले। यानी जो अपना बोर मॉडल था, बोर मॉडल ने किसको इग्नोर किया, एक तो वेव नेचर कंसीडर नहीं किया, यानी ड्यूअल नेचर को भी इसने इग्नोर किया और हेसनबर्ग प्रिंसिपल को भी। इसलिए जो अपना बोर मॉडल है वो फेल हुआ। सो यथास बोर्स मॉडल ऑफ एन एटम इग्नोर द ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर and Heisenberg प्रिंसिपल, और इसीलिए जो अपना बोर मॉडल है वो क्या हुआ, फेल हुआ। नेक्स्ट टॉपिक अपना क्वांटम मैकेनिक और वेव मैकेनिक। जो अपना नेक्स्ट टॉपिक है वो है क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ एन एटम और मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑफ एटॉमिक स्ट्रक्चर। क्या बताया था भाई, बोर ने बताया था कि जो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है वो न्यूक्लियस के चारों ओर वेल डिफाइंड सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व करता है। तो उसने क्या किया था, वेव नेचर को भी इग्नोर किया था, यानी ड्यूअल नेचर को इग्नोर किया था, और हेसनबर्ग प्रिंसिपल को भी इग्नोर किया था। लेकिन ड्यूअल जो अपना क्वांटम मैकेनिकल मॉडल है उसने ये नहीं कहा कि इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है सर्कुलर पाथ में। उसने क्या किया, तीनों एक्सिस कंसीडर किए, एक्स वाई जेड। इलेक्ट्रॉन जो हमारा है वो प्रेजेंट होगा इन 3 एक्सिस में, कुछ इस तरह से जिस तरह से मक्खी रहती है एक छत्ते के चारों ओर, मतलब तीनों एक्सिस के अलोंग, एक्स के, वाई के, जेड के, इलेक्ट्रॉन कहीं भी प्रेजेंट हो सकता है। तो वेल डिफाइंड सर्कुलर पाथ नहीं होगा इलेक्ट्रॉन का। इलेक्ट्रॉन के पास प्रोबेबिलिटी होगी कि वो कहाँ पाया जा सकता है, उसको हम बोलेंगे ऑर्बिटल। वेल डिफाइंड सर्कुलर पाथ को बोला था हमने ऑर्बिट। और स्पेस अराउंड द न्यूक्लियस वेयर द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम, उसको हम क्या बोलेंगे, ऑर्बिटल, जो अभी हम क्वांटम मैकेनिकल मॉडल में डिस्कस करेंगे। तो क्वांटम मैकेनिक और वेव मैकेनिक बोलते हैं इसको, क्वांटम मैकेनिक और वेव मैकेनिक। जो अपना क्वांटम मैकेनिक है और वेव मैकेनिक्स है, एक्सप्लेन, इसने क्या किया, एक्सप्लेन किया। किसको एक्सप्लेन किया भाई, मॉडल को। एक्सप्लेन द मॉडल ऑफ एन एटम, कैसे कंसीडर किया इसने, ड्यूअल नेचर को भी और जो अपना क्या था, हेसनबर्ग प्रिंसिपल था।
taking into account of both de Broglie ड्यूअल नेचर था, जो डी ब्रोगली का कॉन्सेप्ट ऑफ ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर एंड हेसनबर्ग्स प्रिंसिपल, दोनों को कंसीडर करके ये मॉडल दिया था हमें। दोनों को कंसीडर किया, वेव नेचर, पार्टिकल नेचर और साथ में हिसनबर्ग प्रिंसिपल। जो इम्पोर्टेंट फीचर है भाई क्वांटम मैकेनिक्स का, ये वो है कि अगर क्वांटम मैकेनिकल अप्लाई की जाती है मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल के लिए, मैक्रोस्कोपिक जो काफ़ी बड़े होते हैं, जिनके लिए वेव करैक्टर नेग्लिजिबल होता है, ना के बराबर होते हैं, तो क्वांटम मैकेनिक्स से जो रिजल्ट आते हैं वो सेम आते हैं जो कि क्लासिकल मैकेनिक्स से आते हैं। ठीक है, एंड इम्पोर्टेंट ये लिखना चाहो तो लिख सकते हैं, नहीं याद भी रख सकते हैं भाई। अकॉर्डिंग टू स्क्रोडिंजर वेव इक्वेशन गिवन बाय, ये एरविन स्क्रोडिंजर ने दी थी भाई 1926 में। अभी मैंने ये तो बता दिया कि वेव मैकेनिक या क्वांटम मैकेनिक ने जो मॉडल दिया एटम का, उसमें दोनों को कंसीडर किया गया था, डी ब्रोगली कॉन्सेप्ट, जबकि बोर मॉडल ने इन दोनों में से किसी को भी नहीं लिया था भाई, किसी के बेस पे अपना मॉडल नहीं दिया था। अकॉर्डिंग टू, मैं थोड़ा सा छोटा बनाता हूँ टॉपिक को, वैसे मैंने बता दिया कि मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल पे अगर क्वांटम मैकेनिक लगाई जाती है तो जो रिजल्ट आते हैं वो सेम आते हैं जैसे कि क्लासिकल मैकेनिक से आते थे। अकॉर्डिंग टू स्क्रोडिंजर वेव इक्वेशन गिवन बाय, ये फिजिक्स में आती है भाई, फिजिक्स में पढ़ोगे आप इनको, एरविन स्क्रोडिंजर 1926 में। डेल स्क्वायर साई, साई क्या है, वेव फंक्शन, 8 पाई स्क्वायर m बाय h स्क्वायर a माइनस v साई इज इक्वल टू 0। ये स्क्रोडिंजर वेव इक्वेशन है भाई हमारी, जो स्क्रोडिंजर ने दी थी। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं भाई, ये इसका मीनिंग क्या है, इसका मीनिंग है लैपलेस ऑपरेटर बोलते हैं भाई इसको, लैपलेस ऑपरेटर। और इसकी वैल्यू किसकी इक्वल होती है, पहले ये लिखते हैं, वेयर इज कॉल्ड, क्या बोलते हैं इसको, लैपलेस ऑपरेटर। और इसकी वैल्यू किसकी इक्वल होती है, एंड इज न्यूमेरिकल इक्वल टू ये पता क्या कहता है, जैसे उसने कहा था ना भाई, जो ऑर्बिटा वो वेल डिफाइंड सर्कुलर पाथ है, क्वांटम मैकेनिक ने ये कहा इलेक्ट्रॉन का कोई सर्कुलर पाथ नहीं है, ये न्यूक्लियस के चारों ओर कहीं भी पाया जा सकता है, एक्स एक्सिस के लॉन्ग, वाई एक्सिस के लॉन्ग, जेड एक्सिस के लॉन्ग, और बिटवीन द एक्सिस कहीं भी पाया जा सकता है भाई ये। तो इसकी वैल्यू किसकी इक्वल होती है, एक्स स्क्वायर यानी एक्स एक्सिस के लॉन्ग भी, वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, और एक्स वाई जेड क्या है, 3 स्पेस कोऑर्डिनेट्स है, एंड एक्स वाई जेड आर द 3 स्पेस कोऑर्डिनेट, स्पेस कोऑर्डिनेट्स भाई, एक्स वाई जेड तीनों एक्सिस। और एम ई इलेक्ट्रॉन का केस है तो हम यहाँ एम ई लिख सकते हैं भाई, इलेक्ट्रॉन का केस ले रहे हैं हम। एम ई का मतलब क्या है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, एम ई
is the mass of electron, h is Planck's constant, h क्या हुआ अपना Planck's constant, E क्या है टोटल एनर्जी, V क्या है पोटेंशियल एनर्जी, E is the total energy, V is the potential energy. V क्या लिए यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन। साई वेव फंक्शन बोलते हैं भाई इसको, साई इज कॉल्ड एम्पलीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रॉन। एम्पलीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रॉन और वेव फंक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन, और क्या बोलते हैं इसको वेव फंक्शन। तो लैपलेस इसको बोलते हैं लैपलेस ऑपरेटर, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्लैंक्स कांस्टेंट, टोटल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन, और ये क्या है वेव फंक्शन। ये अपनी क्या हुई स्क्रोडिंजर वेव इक्वेशन। तो इसको अगर हम सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या मिलेगा हमें, और इसीलिए हम क्या लिख सकते हैं, हेंस स्क्रोडिंजर वेव इक्वेशन कैन बी रिटर्न एज, लिखी जा सकती है। क्या लिखा था हमने पहले, लैपलेस ऑपरेटर लिया था, और उसकी जगह क्या आएगा, वैल्यू रखी हमने भाई लैपलेस ऑपरेटर की, इसकी प्लस वाई स्क्वेयर साई बाय जेड स्क्वेयर, और प्लस में क्या था 8 पाई स्क्वेयर एम ई बाय एच स्क्वेयर टी माइनस वी साई इज इक्वल टू 0। स्क्रोडिंजर वेव इक्वेशन आई। अभी इसके बाद हमारा टॉपिक आएगा, मेन फीचर पढ़ेंगे हम वेव मैकेनिकल मॉडल के, क्वांटम मैकेनिकल मॉडल के मेन फीचर्स, और उसके बाद हम पढ़ेंगे कि इलेक्ट्रॉन के पास वेल डिफाइंड सर्कुलर पाथ नहीं है। तो आज मैं इसको ज़्यादा एक्सटेंड नहीं करूँगा टॉपिक को, ये समझ में नहीं आएगा। तो आज के लिए आप इतना ही पढ़ेंगे क्वांटम मैकेनिकल मॉडल में, जितना आपको बताया स्क्रोडिंजर वेव इक्वेशन है कि याद रखेंगे, एक ये और इससे पीछे वाली इक्वेशन, इसमें एम ई क्या है, एच क्या है, ई माइनस वी, और ई क्या है, वी क्या है, साई क्या है, और इसको हम क्या बोलते हैं लैपलेस ऑपरेटर ऑफ साई, ये बोलते हैं स्क्रोडिंजर वेव इक्वेशन बोला जाता है इसको। तो आज के लिए आप इतना ही करेंगे, बड़े ध्यान से इस टॉपिक को करना है, कल हम इसके मॉडल को आगे एक्सटेंड करेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।